नमस्कार दोस्तों, किरण की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के एसपी साहब अपने गांव जाते हैं देवी माँ का जागरण कराने के लिए और अपने घर से मार्केट जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। उनको कुछ सब्जियां भी खरीदनी थी तो वह एक सब्जियों के ठेले पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस वाले उस सब्जी वाले से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। अब यह सब कुछ देखकर एसपी साहब उसका विरोध करने लगते हैं तो पुलिस वाले उनसे कहने लगते हैं, तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, पीछे हट जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। इस पर एसपी साहब कहते हैं, ऐसे कैसे जेल में बंद कर दोगे, यह तुम्हारा सरकारी काम नहीं है। पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और एसपी साहब को, जो सादा लिबास में ही थे, जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और थाना ले जाने लगते हैं। दोस्तों, कौन थे वह एसपी साहब और आगे इस कहानी में क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो पटना के गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम अतुल है। अतुल के घर में उसके माता पिता हैं और उसके ताऊ चाचा भी हैं। पूरे परिवार वाले अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। अतुल के पिता खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अतुल अभी स्कूल में पढ़ रहा है और वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। अक्सर उसके टीचर कहा करते हैं, बेटा तू पढ़ लिख कर जरूर कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा। इस बात को सुनकर अतुल के दिमाग में भी यह बातें आ जाती है कि बड़ा होकर उसे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है ताकि उसकी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर सके और उसके टीचरों की कहीं बातें साकार हो सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और अतुल अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लेता है। अब तक उसे यूपीएससी और एसएससी के बारे में भी जानकारी हो गई थी। अक्सर वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। तो एक दिन खेतों में काम करते समय अतुल अपने पिता से पढ़ाई के बारे में बातें करने लगता है। वो कहता है, पिताजी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो अब मैं यूपीएससी और एसएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहता हूँ। उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो वह कहते हैं, बेटा यह कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा। तो अतुल बताता है, पिताजी इसकी पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना होगा और कोचिंग करके पढ़ाई करनी होगी। अगर एक बार यह टेस्ट क्लियर हो गया तो पूरे गांव में क्या जिले में आपका नाम रोशन हो जाएगा। इस बात को सुनकर पिता उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं, बेटा अच्छी बात है, तू बाहर जाकर इस पढ़ाई को कर ले। अतुल का परिवार मिडिल क्लास फैमिली से था और उन लोगों के लिए यह सब चीज़ें बड़ी मायने रखती थी। अब अतुल अपने पिता का आशीर्वाद लेकर कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है। वह दिल्ली आ गया था और यहीं कोचिंग करने लगा। धीरे धीरे समय बीता और अतुल को कोचिंग करते हुए 2 साल बीत गए। 2 साल में वह यूपीएससी और एसएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। इसी वजह से अतुल के पिता अतुल के पास फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा तू इस चीज़ को छोड़ दे, हम गरीब लोग हैं और ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं है। तू अब वापस आ जा और अपने घर का काम काज संभाल ले। लेकिन अतुल अपने पिता से पूछता है, पिताजी आखिर क्या बात है जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। क्योंकि जब अतुल वहाँ से आया था तो उसने अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था और उसके पिता ने भी बड़े ही जज्बे के साथ उसे कोचिंग करने के लिए भेजा था। तो उसके पिता कहते हैं, बेटा
अब मैं बुजुर्ग हो चला हूँ, अब मेरे बस का काम करना नहीं है और घर का बड़ा बेटा होने के नाते अब तेरा फर्ज बनता है कि अपने परिवार की बागडोर को संभाल ले। लेकिन तू तो अभी कोचिंग कर रहा है, अब तेरी कोचिंग में ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर इससे आगे तू कोचिंग करना चाहता है तो मैं तुम्हें आर्थिक मदद नहीं दे सकता। अब इस बात को सुनकर अतुल थोड़ी देर तक सोच विचार करता है। इसके बाद अपने पिता से कहने लगता है, पिताजी, अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ, तो आप फिलहाल मुझे मत रोको, मुझे पढ़ने दो ताकि हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाए। इसके बाद अतुल के पिता कहते हैं, बेटा वह बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं भेज सकता। इसके बाद अतुल कहता है, ठीक है पिताजी, आपसे जितना बन पाए आप उतने पैसे भेज देना, मैं यहीं से पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और अपने इस टेस्ट को क्लियर कर लूँगा। उसके पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो इधर जो हमसे बन पाएगा हम तुम्हारे लिए भेज देंगे। इसके बाद अतुल वहाँ पर इधर उधर काम ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लाइब्रेरी के बाहर एक पर्चा लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति इस लाइब्रेरी को संभाल सकता है तो उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाएगी और साथ में रहने के लिए वहाँ पर कमरा भी मिल जाएगा। तो अतुल उस लाइब्रेरी में पहुँचता है और वहाँ के मालिक से बातें करने लगता है। मालिक उसे बताता है, भाई मुझे तो लाइब्रेरी को संभालने के लिए 24 घंटे के लिए वर्कर चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम नौकरी में लग जाओ। अब लाइब्रेरी में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अतुल को पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता और बाकी ज़्यादा कुछ काम वहाँ पर करना नहीं रहता। एक तरह से उसकी रखवाली करनी थी, तो इस काम के लिए अतुल मान जाता है और वहाँ पर नौकरी करने लगता है। वहाँ पर रहकर वह अपनी पढ़ाई भी करता और साथ में लाइब्रेरी की देखभाल भी करता। कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे जाते हैं, कौन कब आता है, कब जाता है, इन सब का हिसाब भी वह रखा करता है। और इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। अब लगभग 2 साल उसे इस लाइब्रेरी में काम करते हुए हो गए थे। तो इसी दौरान उसने प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों क्लियर कर लिए थे। टेस्ट क्लियर होने के बाद वह डीएसपी बन गया था। डीएसपी बनते ही उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं रहा। तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को इस खुशी के बारे में बताता है और कहता है, बाबूजी, मैं तो डीएसपी बन गया हूँ। यह बात सुनकर वे लोग बड़े ही खुश होते हैं और पूरे गांव में बताते हैं, हमारा बेटा डीएसपी बन गया है, वह एक बड़ा अधिकारी है। गांव के लोग भी इस बात की खुशी मनाते हैं कि उनके गांव का एक लड़का डीएसपी बन गया है। इसके बाद अतुल डीएसपी के पद पर गाजियाबाद में नौकरी करता है। वहाँ पर 2 साल लगातार काम करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और वह एक एसपी बन जाता है। तो एसपी बनने के बाद उसे सरकारी आवास मिल गया था, एक सरकारी गाड़ी मिल गई थी और साथ में एक गार्डन भी मिल गया था। इसके बाद अतुल अपने माता पिता के पास फोन करता है और उन्हें फिर से एक बार इस खुशी के बारे में बता देता है। वह कहता है, मैं एसपी बन गया हूँ, अब आपको वहाँ पर नहीं रहना होगा, आप यहाँ मेरे साथ आकर रहो। अतुल के माता पिता इस बात से बड़े खुश हैं कि उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है और अब उन्हें अपने पास बुला रहा है। इधर एसपी साहब के पिता अपने खास मित्र के पास जाते हैं जो कि टीचर थे और उन्हें इस खुशी को बताते हैं। इस बात को सुनकर अतुल के पिता के दोस्त कहते हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वहाँ जाकर
अपने गांव को मत भूल जाना, कभी कभार यहाँ पर भी आ जाया करना। तो अतुल के पिता उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि और कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह हमारा गांव है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, तो हम इस जन्मभूमि को कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद वह अपने घर जाते हैं। फिर एसपी साहब उन्हें लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं और अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार को दिल्ली लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर वह अपने माता पिता को सरकारी आवास में रखने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अतुल के माता पिता को दिल्ली आए हुए 7 महीने बीत जाते हैं। अब होली आती है। अतुल अपने माता पिता के साथ वही होली मनाता है, लेकिन अतुल के पिता के दिमाग में वह बात चल रही थी जो उनके दोस्त ने उनसे कही थी कि अपने गांव को मत भूल जाना। होली तो वह मना लेते हैं, लेकिन अपने गांव की याद उन्हें बार बार आती है। इसके कुछ दिनों बाद माता रानी का जागरण कराने का समय आता है। उसी दौरान अतुल के पिता का दोस्त उन्हें फोन करता है। वह फोन पर पहले तो हाल चाल पूछते हैं, फिर कहते हैं, अरे यार, यह तो बता, तू जागरण पर भी नहीं आया। होली पर तो मैंने तेरी बहुत राह देखी थी, लेकिन तू होली पर भी नहीं आया। ऐसा मत कर देना कि जागरण में भी न आ सके। जागरण में हम लोग एक साथ रहेंगे। अब अतुल के पिता इस बात को अतुल को बताते हैं और अतुल भी घर जाने के लिए मान जाता है। अतुल अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और ट्रेन का रिजर्वेशन करवाकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में पहुंच जाता है। वहां पर गांव के लोगों के साथ जागरण मनाने की तैयारी करने लगते हैं। धीरे धीरे 2 दिन और बीत जाते हैं। अब अगले ही दिन जागरण था। जागरण के लिए उसके पिता बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए कहने लगते हैं। तो अतुल अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, बाजार से फल और सब्जियां मैं ले आऊंगा। लेकिन अतुल के पिता कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुम क्या करोगे? परिवार में और भी लोग हैं, वह चले जाएंगे, तुम वहाँ पर क्या करोगे? तुम तो यहीं पर आराम से रहो। लेकिन अतुल अपने पिता से जिद करता है और अपने एक भतीजे को साथ लेकर मार्केट चला जाता है। अब उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, पैरों में चप्पल थी और वह एक ग्रामीण व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था। वहां पर जाने के बाद वह बाजार को देखते हैं और चारों तरफ देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। ऐसे ही घूमते हुए वह सब्जी और फल की रेहड़ी पर जाते हैं और वहां पर फल का मोल भाव करने लगते हैं। वह मोल भाव कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उस रेहड़ी वाले से अवैध तरीके से वसूली करने लगते हैं। अब वह रेहड़ी वाला उनसे कहने लगता है कि साहब, शाम को आना, अभी तो धंधा कम हुआ है, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। यह मामला अतुल भी देख लेता है और उन्हें समझने में भी देर नहीं लगती कि यह पुलिस वाले रेहड़ी वाले से किस तरह से वसूली कर रहे हैं। इसके बाद वह पुलिस वाले रेहड़ी वालों को धमकाने लगते हैं और कहते हैं, तुमने यहाँ पर रेहड़ी क्यों लगा रखी है? यहाँ पर लगाना कानूनी नहीं है, तुम यहाँ पर रेहड़ी नहीं लगा सकते। यानी कि उन्हें हफ्ता नहीं मिला था, तो इसी वजह से वह फल वालों को दुखी कर रहे थे। इस बात को देखकर अतुल से रहा नहीं जाता। वह उनसे कहने लगता है, साहब, आप कौन हैं इन लोगों को यहाँ पर जगह दिखाने वाले कि कौन कहाँ फल की रेहड़ी लगाएगा? यह काम तो नगर पालिका का है ना, आप यह सब कुछ नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले पहले अतुल की तरफ देखते हैं, उसके बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे सोचते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति हमसे इस तरह से बात क्यों कर सकता है। तो वे उससे कहने लगते हैं, अरे चल चल, अपना काम देख, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है। अगर ज्यादा बकवास की तो तुम्हें पुलिस थाने में बंद करा दूंगा। अब इसके बाद अतुल कहता है,
साहब ऐसे कैसे बंद कर दोगे? मैंने आपसे कहा ही क्या? मैंने तो आपको सही बात बताई है और कानून के दायरे में रहकर काम करना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप उस बात को मान ही नहीं रहे हैं। यह बात सुनकर पुलिस वाले और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और अतुल से कहने लगते हैं, लगता है तुझे कायदा कानून कुछ ज्यादा ही पता है, तुझे बढ़िया वाला कायदा कानून पढ़ाना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो अतुल का भतीजा होता है वह एकदम से बोलने ही वाला था, लेकिन तभी अतुल उसे हाथ से इशारा करता है और कहता है, तू बीच में बिल्कुल मत बोल, जो कुछ कहना है मैं ही करूँगा। इसके बाद वह पुलिस वालों से कहते हैं, कायदे कानून की कौन सी बात है, यह तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर किसी जगह पर कोई अवैध तरीके से कुछ कर रहा है तो उसके लिए नगर पालिका होती है। आपका काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, न कि यह जो आप कर रहे हो। अब इसके बाद पुलिस वाले और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। फिर वे एसपी साहब और उनके भतीजे को कंधे से पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचने लगते हैं। अब जैसे ही एसपी साहब देखते हैं कि वे उन्हें गाड़ी की तरफ खींच रहे हैं तो वह उन पुलिस वालों से कहने लगते हैं, साहब मैंने क्या किया है जो आप मुझे गाड़ी में बैठा रहे हो? तो उसके बाद वे कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी, तुम एक सरकारी काम को करने में हमें रोक रहे हो, तो इसी वजह से अब तुम्हें हवालात में रहना पड़ेगा और वहीं पर जाकर तुम्हें पूरा कानून कायदा सिखाएंगे। इसके बाद एसपी साहब अपने भतीजे के साथ उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें बैठाकर सीधा थाना ले जाते हैं। अब थाने ले जाने के बाद वहाँ का दरोगा उनसे पूछता है, हाँ भाई कौन है और किस वजह से तुम इसे यहाँ लाए हो? तो पुलिस वाला कहता है, साहब यह वसूली करने से रोक रहे थे, तो इसी वजह से हम इन्हें यहाँ ले आए हैं। इसके बाद दरोगा साहब उनको अंदर बंद करने के लिए कह देते हैं। एसपी साहब और उनके भतीजे को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन लॉकअप के अंदर बंद करने से पहले जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनकी तलाशी लेना भूल गए थे। एसपी साहब के पास उनका फोन था, तो एक कोने में जाकर एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और पटना के डीएम साहब को फोन लगा देते हैं। वह उन्हें पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं, फौरन इस थाने में आ जाइए और आकर देखिए कि आपके पुलिस वाले आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसके बाद पटना के डीएम साहब वहाँ के एसपी साहब को फोन करते हैं और फौरन अपने पास बुलाते हैं। वहाँ से दोनों सीधे उस थाने में पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही थाने में डीएम साहब और एसपी साहब की गाड़ियाँ एक साथ पहुँचती है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और फौरन खड़े हो जाते हैं। एसपी साहब और डीएम साहब जैसे ही थाने के अंदर घुसते हैं, एसपी साहब दरोगा से पूछने लगते हैं किस तरह से काम चल रहा है। दरोगा साहब कहते हैं, साहब सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एसपी साहब कहते हैं, देख लो त्योहार का टाइम है, कोई दिक्कत न हो जाए। दरोगा साहब हंसते हुए कहते हैं, साहब ऐसा नहीं हो सकता, हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद एसपी साहब लॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, लॉकर में किसको बंद करके रखा है? तो दरोगा साहब कहते हैं, साहब यह कानूनी काम नहीं करने दे रहे थे, तो इसी वजह से हमने इसे लॉकअप में बंद कर दिया है। 2 दिन लॉकर में रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसके बाद यह कभी भी कानूनी कार्यवाही में दखल नहीं देगा। अब इस बात को सुनकर जो अतुल एसपी साहब थे वह लॉकअप के अंदर से ही मुस्कुराने लगते हैं। फिर एसपी साहब अचानक एक जोरदार चांटा दरोगा को जड़ देते हैं। जैसे ही दरोगा साहब को चांटा लगता है
वह एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह क्या हुआ। वह कहने लगते हैं, साहब आपने मुझे चांटा क्यों मारा है। इसके बाद डीएम साहब बोलते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको अंदर किया है। यह दिल्ली के एसपी साहब हैं और इन्होंने मुझे अंदर से ही फोन किया है। तुम लोगों की अवैध वसूली के किस्से अब दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। सभी को पता चलेगा कि यहाँ के पुलिस वाले आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इसके बाद डीएम साहब फौरन एसपी साहब को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। एक पुलिस वाला लाकर को खोलने जाता है और एसपी साहब को बाहर निकालता है। एसपी साहब लाकर से बाहर आ जाते हैं और जो वहाँ के डीएम साहब थे उनसे हाथ मिलाते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में पटना के डीएम साहब दिल्ली के एसपी साहब अतुल से कहते हैं, यह बताइए अगर आपको ऐसी कोई परेशानी थी तो आप पहले ही फोन कर सकते थे। तो अतुल कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखना चाहता था कि इस अवैध वसूली में कौन कौन लोग मिले हुए हैं। यहाँ पर आके देखा तो आपका पूरा थाना इस अवैध वसूली में लिप्त है। इस बात को सुनने के बाद पटना के डीएम साहब एसपी साहब की तरफ इशारा करते हैं और उनके एक ही इशारे पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड की खबर सुनते ही सभी थाने के पुलिस वाले एकदम से माफ़ी मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि एसपी साहब अतुल से भी माफ़ी मांगने लगते हैं। वे कहते हैं, साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप एसपी हो। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं, तुम लोगों को यहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा गया है और तुम लोग अवैध वसूली करते हो। इसी वजह से हमारी पुलिस बदनाम है। तुम लोगों को सरकार तनख्वाह देती है ताकि तुम लोगों की सुरक्षा कर सको, लेकिन तुम अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम करते हो। तुम लोगों को नौकरी करने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद पटना के एसपी साहब उन दोनों पुलिस वालों को लॉकअप में बंद कर देते हैं जो एसपी साहब को पकड़कर वहां से लाए थे और अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथ वो पकड़े गए थे। अब एसपी साहब गांव जाते हैं। वहां से फल खरीदने के बाद उनके पिता उनसे पूछते हैं, बेटा इतनी देर कैसे हो गई। तो एसपी साहब बैठकर पूरा किस्सा अपने पिता को सुनाते हैं। इस किस्से को वहां बैठे हुए उनके परिवार वाले भी सुनते हैं। इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब के पिता को अपने बेटे पर फक्र महसूस होता है। वे कहते हैं, बेटा अच्छा किया जो तुमने उन पुलिस वालों को पकड़वा दिया। यहाँ पर ऐसा अक्सर होता रहता है और इन सभी चीज़ों को इसी तरह से रोका जा सकता है अगर सभी अधिकारी ऐसा ही काम करने लगे। तो इसके बाद सभी परिवार वाले वहाँ पर जागरण करते हैं और खुशियों के साथ एसपी साहब अपने परिवार के साथ वापस दिल्ली लौट आते हैं। वहाँ जाकर वे अपना कार्यभार संभालने लगते हैं और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक एसपी साहब की जो मार्केट सादा कपड़ों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद वहीं के डीएम साहब और एसपी साहब आकर उन्हें छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद उस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं अतुल के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उनके पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उन पुलिस वालों के बारे में जो फल और सब्जी से अवैध वसूली कर रहे थे? अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।